प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी क्लास 10 पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए पहले मैं समानांतर श्रेणी का योग कैसे ज्ञात करते हैं उस सूत्र का पता होना चाहिए। तो पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। इसी एपी में पदों का योग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 2a जमा n घटा 1 d। n हमारे पास उन पदों की संख्या होती है जो पद हमारे पास होते हैं। ए हमारा पहला पद होता है, डी हमारा सार्व अंतर होता है। कोई एपी जब बनती है तो वो किसी एक नंबर को जोड़कर या घटाकर बनती है। या तो हर नंबर में कोई नंबर जुड़ा हुआ होगा या हर नंबर में कोई नंबर घटा हुआ होगा। तो वो जो नंबर घटाया और जोड़ा गया है उसे हम डी कहते हैं। मैं आपको उदाहरण से भी बता देती हूँ। ये हमारे पास कोई एपी है, अब इसमें पहला पद 2 है तो हम एक ही जगह पे 2 रख देंगे। डी हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर निकाल लेंगे। 5 में से 2 गया 3, तो जहाँ डी है वहाँ हम 3 रख देंगे। अगर आपको ये कह रखा है कि पहले 4 पदों का योग ज्ञात कीजिए तो आप एन की जगह पे 4 रख दीजिए। आपको ये कह रखा है कि पहले 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए तो आप एन की जगह पे 5 रख दीजिए। आपको वो 100, 1000, 15, 20, 50 जितने भी पद बोले आप एन की जगह पे वही मान रख दीजिएगा। अब कई बच्चों को ए एन और एस एन में कंफ्यूजन हो जाती है। उन्हें ये नहीं पता चलता कि हमें एस एन दे रखा है या ए एन दे रखा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप चौथी टर्म निकालिए यानी चौथा पद क्या है, तो उस टाइम पे आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना है, यानी इससे सिर्फ और सिर्फ चौथी टर्म का मान आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ कि पहले 4 पदों का योग ज्ञात कीजिए या पहले 4 पदों का योग ये दे रखा है, तो उस टाइम पे वो एस एन का मान होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी एक स्पेशल पद की बात हो तो ए एन का सूत्र लगेगा, अगर सभी के सम की बात हो तो एस एन का सूत्र लगेगा। चलिए अब इसके आधार पर प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला भाग है 2, 7, 12 ऐसे 10 पदों तक हमें जाना है तो हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन का सूत्र हमारे पास होता है n/2 2a जमा n घटा 1 d। n की जगह हमें रखना है 10, 10/2 2a, ए यानी कि पहला पद, तो पहला पद 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा। n घटा 1, 10 में से 1 को घटाया तो 9 आ गया। d का मान, d हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। 7 में से 2 को घटाया 5 आ जाएगा। 2 को 10 से भाग देंगे 5 आ गया। 2 दूनी 4 जमा 9 की गुना 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45। 45 में 4 को जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 की गुना 5 से करेंगे तो 245 होगा। यानी हमारे पास इस एपी के 10 पदों का योग 245 आएगा। दूसरा भाग है -37 -33 -29 ऐसे ही 12 पदों तक। तो n हमारे पास 12 हो जाएगा। 12/2 2a यानी 2 गुना a की जगह पे आ जाएगा -37 जमा n घटा 1। n हमारे पास 12 है तो 12 में से 1 घटाया तो 11 आ गया। d हम निकाल लेंगे। दूसरे पद यानी -33 में से जब हम पहले पद यानी -37 को घटाएंगे तो ये घटा घटा जमा हो जाएगा। 37 में से हम 33 को घटाएंगे 4 आएगा। इस तरह से d का मान हमारे पास 4 आ गया। 2 को हम 12 से भाग देंगे 6 आ जाएगा। 37 की गुना 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 74, घटा का 74। 11 की गुना 4 से करेंगे 44 आ जाएगा। जब हम 74 में से 44 को घटाएंगे, क्योंकि एक जमा का है एक घटा का है, तो ये आ जाएगा घटा का 30 और बाहर 6 गुना में है। 30 की गुना 6 से करेंगे तो 180 आ जाएगा और एक घटा का आगे लगा हुआ है तो इसके आगे भी घटा लग जाएगा। इस तरह से इन सभी का जोड़ हमारे पास -180 आएगा। तीसरा भाग है 0.6 1.7 2.8 ऐसे ही 100 पदों तक। हम n की जगह पे रख देंगे 100/2। अब 2a यानी कि 0.6 n घटा 1, 100 में से 1 को घटाया तो आ गया 99 d। अब d हम निकाल लेंगे। दूसरे पद यानी 1.7 में से पहले पद यानी 0.6 को घटाकर। 7 में से 6 को घटाया तो 1 हो गया। 1 में से 0 को घटाया तो 1 आ गया। दशमलव के नीचे दशमलव, हमारा जो d है उसका मान आ जाएगा 1.1। हम यहाँ d की जगह पे 1.1 रख देंगे। अब 100 को हम जब 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 50। जब 2 की गुना 0.6 से करेंगे तो आ जाएगा 1.2 जमा 99 की गुना जब हम 1.1 से करेंगे। जब आपको दशमलव वाला समझ ना आए तो आप इसका दशमलव पहले हटा लीजिएगा। अब यहाँ ऊपर वाले की गुना ऊपर वाले से कर दीजिए, नीचे फिर बाद में दशमलव लगा दीजिए। 99 की गुना जब हम 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1089। नीचे 10 है ना तो इसके नाम का दशमलव यहाँ लग जाएगा। अब ये 1.2 इसके साथ जुड़ जाएगा। 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। 8 में 1 को जोड़ा तो 9, 9 और 1 10, दशमलव के नीचे दशमलव। ये एक यहाँ आ जाएगा हैसल लेने के बाद और एक ये एक ऐसे का ऐसा आ जाएगा। 50 हमारे पास बाहर गुना में है, ये आ जाएगा 11.0.1। जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। जब हम 1101 की गुना 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5505। चौथा भाग है 1/15 1/12 1/10 ऐसे 11 पदों तक हमें करना है। यानी n की जगह पे हमें रखना है 11। तो पहले हम इसका d निकाल लेते हैं, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। 1/12 घटा 1/15।
नीचे हमारा लघुत्तम आ जाएगा 60, 60 को 12 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 के 1 से गुना करें तो यहाँ 5 आ जाएगा। घटा है तो घटा, 60 को 15 से भाग दिया 4, 4 एकम 4, 5 में से 4 को घटाया तो 1/60 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास डी का मान आ जाएगा 1/60। अब हम एस एन के फॉर्मूले के अंदर इसको रख देंगे। n/2, n यानी 11/2, 2a यानी 2 गुना a की जगह पे आ जाएगा 1/15 पहला पद, जमा n घटा 1, 11 में से 1 को घटाया तो 10 आ गया। फिर है डी हमने अभी अभी निकाला है 1/60, 0 से 0 कट जाएगी, 11/2 ऐसे का ऐसा रहेगा, 2 की गुना 1 से होकर ये बन जाएगा 2/15 है, जमा है तो जमा, यहाँ बच जाएगा 1/6। अब हम लघुत्तम ले लेते हैं, यहाँ नीचे लघुत्तम आ जाएगा 30, इसको 15 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, जमा है तो जमा, 30 को 6 से भाग देंगे 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 और 4 9, ये बन जाएगा 9/30। बाहर गुना में है इसके 11/2। अब ये कट जाएगा 3 पर, 3 3 9 और 3 ढाई 30, 3 की गुना 11 से की तो ये आ गया 33, और 10 की गुना हमने 2 से की तो ये आ गया बटे में 20, 33/20। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब के बारे में ये नहीं बता रखा कि टोटल पद कितने हैं, हमें सबसे अंतिम पद दे दिया, तो ए हमारे पास पहला पद होता ही है, डी हम निकाल लेंगे, ये सबसे अंतिम पद है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना कि टोटल पद कितने हैं। तो इसके लिए आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा कि टोटल कितने पद हैं, यानी इसको हम ए एन की जगह पे रख देंगे। ए एन का फॉर्मूला हम पिछली प्रश्नावली में अच्छे से कर चुके हैं, अगर आपने वो प्रश्नावली नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लीजिए, तभी आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ आएगी। अब हम 84 को ए एन के बराबर रख देंगे, 84 बराबर ए एन यानी ए जमा एन घटा 1 डी, ए यानी कि 7, एन हमें नहीं पता, हम इसको ऐसे का ऐसा रख लेंगे, डी हम निकाल लेंगे। 10 सही 1/2 को जब हम सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 और 21, 21/2 हमारा दूसरा पद है। जब हम इसमें से पहले पद यानी 7 को घटाएंगे तो लघुत्तम ले लेंगे, 2 को 2 से भाग दिया 1 आ गया, 1 की 21 से गुना की तो 21 आ गया, घटा है तो घटा, 2 को 1 से भाग दिया 2 आ गया, 2 की 7 से गुना की तो 14 आ गया, 21 में से 14 को घटाया तो 7/2 हो गया। अब हम डी की जगह पे 7/2 रख देते हैं, ये 7 जमा का है, दूसरी तरफ जाकर घटा का हो जाएगा, जब 84 में से 7 को घटाएंगे तो 77 आ जाएगा, दूसरी तरफ n घटा 1 गुना में 7/2 बच गया है। अब ये जो नीचे 2 है ना ये भाग में है, दूसरी तरफ जाकर ये गुना में हो जाएगा, और जो ऊपर 7 गुना में है ना ये दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। जब हम 77 को 7 से भाग देंगे 11 आ जाएगा, 11 की 2 से गुना की तो ये आ गया हमारे पास 22 बराबर, दूसरी तरफ बचा हुआ है n घटा 1, ये घटा का 1 है, दूसरी तरफ जाकर जमा का 1 हो जाएगा, 22 में 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23। इस तरह से हमारे पास n का मान आ गया 23। अब हम n की जगह 23 रख के एस एन का सूत्र खोल देंगे, n/2 यानी 23/2, 2a यानी 2 गुना a की जगह पे 7 रखा जाएगा तो 7 दूनी 14 हमारे पास आ जाएगा, n घटा 1, 23 में से 1 घटाया तो 22 आ गया, n घटा 1 डी का मान हमारे पास 7/2 है, 2 को 22 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ इस तरफ हमारे पास 23/2 है, गुना में 11 को 7 से गुना की तो ये आ गया 77, 77 में जब हमने 14 को जोड़ा तो ये आ गया 91, जब हम 23 की गुना 91 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2093/2। आपको ऐसे भी उत्तर मिल सकता है, आप चाहो तो इसको मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हो। दूसरा भाग है 34, 32, 30 और ऐसे ही सबसे अंतिम पद हमें 10 दे रखा है, यानी इसे हम एन की जगह पे रख देंगे, n बराबर 10, ए जमा ए यानी 34, एन हमें नहीं पता, एन घटा ऐसे कैसा आ जाएगा, डी का मान हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर लिख देंगे, जब हम 32 में से 34 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा घटा का 2, तो डी की जगह पे हम यहाँ रख देंगे घटा का 2। ये 34 इस तरफ जमा का है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये घटा का हो जाएगा, जब आप 34 में से 10 को घटाओगे तो 24 आ जाएगा और निशान बड़े का रहेगा, बराबर में दूसरी तरफ हमारे पास बच गया n घटा 1 और घटा का 2, जब ये घटा का 2 दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, घटा से घटा कट गया, 2 को 24 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, बराबर n घटा 1, ये घटा का 1 है, दूसरी तरफ जाकर जमा का हो जाएगा 12 और 13, n का मान हमारे पास आ गया 13। अब हम n का मान 13 रख के एस एन का सूत्र खोल देंगे, एस एन बराबर n/2 यानी 13/2, n 2a, 2 गुना a की जगह पे हमें रखना है 34, n घटा 1, 13 में से 1 को घटाया तो 12 आ जाएगा, डी आएगा साथ में, डी का मान हमें पता है घटा का 2 है, 13 2 से भाग नहीं जाएगा तो ऐसे का ऐसा बच जाएगा, 34 की गुना जब हम 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 68, 12 की गुना 2 से की तो ये आ गया 24, ये घटा का था तो यहाँ भी घटा आ जाएगा, जब हम 68 में से 24 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 44, 13/2 गुना में है ही, 2 को जब हम 44 से भाग देंगे 22 आ जाएगा, 13 की गुना 22 से की तो ये बन जाएगा हमारे पास 286।
तीसरा भाग है -5, -8, -11, ऐसे ही जाएगा -230 तक। ये हमारा सबसे अंतिम पद है। तो सबसे अंतिम पद पे हमारे पास -230 है, हम इसको an के बराबर रख देंगे। an का सूत्र होता है a जमा n घटा 1d। a का मान हमारे पास घटा का 5 है, जमा n घटा 1d। d हम निकाल लेंगे दूसरे पद में से। जब हम पहले पद को घटाएंगे तो d आ जाएगा। ये घटा घटा जमा हो गया। घटा 8 में से जब 5 को घटाया तो ये आ गया हमारे पास 3 है, और निशान बड़े का है तो माइनस का 3 आ जाएगा। इस तरह से d का मान हमारे पास आ गया घटा का 3, यहाँ हम रख देंगे। ये घटा का 5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो जमा का हो जाएगा। 230 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो 225 आ जाएगा, और बड़ा माइनस का है तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस आ जाएगा। दूसरी तरफ बचा हुआ है n घटा 1 घटा का 3। हम n का मान निकालने के लिए घटा के 3 को इस तरफ ले आएंगे। ये इसके साथ गुना में था तो नीचे आकर भाग में आ जाएगा। दूसरी तरफ बच गया n घटा 1, घटा से घटा कट गया। जब हमने इसको इससे भाग दिया तो ये हमारे पास 75 पे भाग चला जाएगा। हमें सिर्फ n का मान चाहिए है तो हम घटा 1 को भी इस तरफ ले आएंगे। 75 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 76 आ जाएगा। n का मान आ गया 76। अब हम n की जगह पे 76 रख के Sn का सूत्र खोल देंगे। n यानी कि 76/2, 2a यानी 2 गुना a की जगह पे रख देंगे घटा का 5, जमा n घटा 1। 76 में से 1 को घटाया तो 75। d का मान हमने अभी निकाला है घटा का 3। 76 को जब हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 38। 5 दूनी 10, घटा का 10। 76 को जब 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा घटा का 225। अब ये दोनों ही घटा के है ना तो आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस का 235, और बाहर है 38 है। जब हम 38 की गुना -235 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -8930। तीसरा प्रश्न है KP में। यहाँ आगे हमें कुछ भाग दिए गए हैं और कुछ हमें निकालने हैं। जो हमें दे रखे हैं उसकी सहायता से हम बाकी का जो हमें निकालना है वो ज्ञात कर लेंगे। पहला भाग है a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 हमें दे रखा है, यानी an बराबर 50 है। तो हम an का फॉर्मूला खोल देंगे। a जमा n घटा 1 d बराबर में है 50। a हमें 5 दे रखा है तो हम a की जगह पे 5 रख देंगे। d हमें 3 दे रखा है तो हम d की जगह 3 रख देंगे। ये 5 जमा का है, दूसरी तरफ जाकर घटा का हो जाएगा। इस तरफ बच जाएगा n घटा 1 और 3। 50 में से जब हमने 5 को घटाया तो 45 आ गया। ये गुना में 3 है, दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। 45 को 3 से भाग देंगे तो ये 15 पर भाग जाएगा। n घटा 1 बराबर 15 है ना, तो 1 दूसरी तरफ जाकर 15 में जुड़ जाएगा। 15 में 1 को जोड़ा तो n का मान हमारे पास 16 आ गया। अब 16 आ गया तो हम 16 पदों का योग निकाल देंगे। n/2 यानी 16/2, 2a यानी 2 गुना a। ये हमारे पास 5 है। n घटा 1, 16 में से 1 को घटाया तो 15 आ गया। d हमारे पास है 3। 16 को 2 से भाग दिया तो ये आ गया 8। 2 को 5 से गुना किया तो ये आ गया 10। 15 3 ये 45 हो जाएगा। जब आप 45 में 10 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 55। गुना में हमारे पास 8 है। जब हम 55 की गुना 8 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 440। तो इस तरह से हमने जो दे रखा था उसकी सहायता से जो नहीं दे रखा वो निकाल दिया। a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 हमें दे रखा है। d और s 13 हमें निकालना है। अब a 13 यानी कि हम an का फॉर्मूला यहाँ खोल देंगे। a जमा यानी 7 n घटा 1। अब नीचे 13 लिख रखा है ना, तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली हमें n का मान दे रखा है। 13 में से 1 घटाया तो 12 आ गया। d हमें नहीं पता कितना है तो हम इसको ऐसे का ऐसा रख लेंगे। किसके बराबर है ये? 35 के बराबर। अब ये 7 जमा का है, दूसरी तरफ जाकर घटा हो जाएगा। इस तरफ बच गया 12d। जब हम 35 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 28। ये 12 गुना में है, दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। जब हम इसको काटेंगे, ये 2 पर कट रहा है तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 14 और यहाँ आ जाएगा 6। ये फिर से कट जाएगा और बन जाएगा 7/3। तो d का मान हमारे पास आ गया 7/3। अब हम Sn का सूत्र लगाकर S13 का मान भी निकाल देंगे। 13/2 फिर है 2a यानी a की जगह पे हम 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14। n घटा 1, 13 में से 1 घटाया तो 12। d का मान हमने अभी अभी निकाला है 7/3। 3 को 12 से भाग देंगे 4 आ जाएगा। 13/2 ऐसे का ऐसा ये आ जाएगा हमारे पास 14 जमा 7 चौके 28। 28 में जब हम 14 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 42। 42 की गुना जब हम 13/2 से करेंगे तो 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 21। जब हम 13 की गुना 21 से करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 273। तो इस तरह से S13 का मान आ जाएगा 273। तीसरे भाग में हमें a12 बराबर 37 दे रखा है और d का मान 3 दे रखा है। हमें a और S12 निकालना है। तो पहले हम यहाँ an का फॉर्मूला खोल देते हैं। a जमा a नहीं है ना, ऐसे का ऐसा रख लीजिए। n घटा 1 यानी 12 में से 1 घटाया तो 11 आ जाएगा। अब आप सोचो कि यहाँ n तो सीधा लिख ही नहीं रखा, वो यहाँ नीचे लिख रखा है ना, इसका मतलब ये 12वां पद है तो n की जगह पे 12 आ जाएगा। n घटा 1 d का मान हमें 3 दे रखा है, बराबर में दे रखा है 37।
ये 11 तिये 33 आ जाएगा। ये प्लस का 33 है, दूसरी तरफ जाकर घटा का हो जाएगा। 33 में से जब हम 33 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से ए का मान हमारे पास 4 आ गया। अब हम S12 का मान भी निकाल लेंगे, यानी 12/2 2a। ए की जगह पे हमारे पास 4 है तो 4 दूनी 8, n घटा 1, 12 में से 1 घटाया तो 11। डी का मान हमारे पास है 3। जब हम 2 को 12 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6, अंदर है 8, 11 तिये 33। हम 33 के अंदर 8 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 41। 6 इसके साथ गुना में है, जब 41 की गुना 6 से करेंगे तो 246 हमारा उत्तर आ जाएगा S12 का। अगले प्रश्न में A3 बराबर 15 दे रखा है और S10 बराबर 125 दे रखा है। हमें D और A10 का मान निकालना है। जो हमें दे रखा है वो सूत्र हम खोल देते हैं। इसमें पहले दोनों ही फॉर्मूले खोलेंगे, AN का और SN का। A3 का मतलब हमारे पास है A जमा N घटा 1, यानी 3 में से 1 को घटाया तो 2D बराबर में है 15। अब हम S10 का फॉर्मूला खोल देंगे तो S10 के फॉर्मूले के अंदर हमारे पास N/2 यानी 10/2 2A। ए हमारे पास नहीं है, हम इसको ऐसे कैसा रखेंगे n घटा 1। अब 10 में से 1 घटाया तो 9, डी हमारे पास ऐसे कैसा बराबर में आ जाएगा 125। ये जो 2 है इसको 10 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। जो 5 है वो गुना में है, दूसरी तरफ जाकर भाग में चला जाएगा। 5 को 125 से भाग देंगे तो इस तरफ आ जाएगा 25। इस तरह से हमारी समीकरण बन गई 2a जमा 9d बराबर है 25। अब हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें या तो a या फिर d दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। हम इसकी पूरी समीकरण की गुना अगर 2 से कर दें तो ये एक जैसा हो जाएगा। यहाँ 2 से गुना हुई, यहाँ से भी 2 से गुना हुई और यहाँ से भी 2 से गुना हो जाएगी। अब हम निशान बदल देंगे तीनों के, ये पूरा कट जाएगा। 9 में से 4 को घटाया तो घटा का 5d आ गया बराबर। 30 में से 25 को घटाया तो ये आ गया जमा का 5। ये घटा का 5 नीचे भाग में जाएगा, 5 से 5 कट कर आ जाएगा घटा का 1। डी बराबर हमारे पास घटा 1 आ गया। अब किसी एक समीकरण में हम डी का मान रख के ए का मान भी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम A10 का मान निकाल सकते हैं। डी की जगह पे हमने रख दिया घटा का 1। 2 की गुना घटा 1 से हुई तो ये बन गया घटा का 2। अब ये घटा का 2 है, दूसरी तरफ जाकर जमा का हो जाएगा तो ए का मान हमारे पास आ गया 17। अब हमें प्रश्न में A10 का मान निकालना है तो हम यहाँ AN का सूत्र लगा देंगे। ए जमा यानी 17 जमा n घटा 1, 10 में से 1 गया 9। डी का मान हमने अभी भी निकाला है घटा का 1। 9 में से 9 की गुना जब हम 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा घटा का 9। 17 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8। पांचवा भाग है D बराबर 5 S9 बराबर 75। ए और A9 हमें निकालना है तो D हमें दे रखा है, S9 का सूत्र हम खोल देंगे n/2 यानी 9/2 2a। ए हमारे पास नहीं है, हम ऐसे कैसा रख लेंगे n घटा 1। 9 में से 1 घटाया 8 आ गया। डी हमें दे रखा है 5 बराबर में दे रखा है 75 इसने। अब ये 2 नीचे भाग में है, दूसरी तरफ जाकर गुना में हो जाएगा। हम 9 की गुना 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18। ए जमा 8 पंजे 40 हो गया। 40 की गुना 9 से की तो ये आ गया हमारे पास 360 बराबर में 75 की गुना 2 से की तो आ गया 150। अब ये जमा का 360 है, दूसरी तरफ जाकर घटा का 360 हो जाएगा। 360 में से 150 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 210। ये 18 गुना में है, दूसरी तरफ आकर भाग में हो जाएगा। जब हम इन दोनों को 6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 35/3। ये बड़ा माइनस का है तो इसके आगे माइनस लग जाएगा और हमारे पास ए का मान आएगा -35/3। अब इस ए के मान की सहायता से हम A9 का मान भी निकालेंगे। ए यानी -35/3 जमा n घटा 1 यानी कि 8 और डी यानी कि 5, तो 8 पंजे हमारे पास 40 हो जाएगा। जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 3 से भाग दिया 1 आ गया, उस 1 की 35 से गुना की तो माइनस का 35 आ गया। जमा है तो जमा, 3 को 1 से भाग दिया 3 आ गया, उस 3 की 40 से गुना की तो 120 आ गया। 120 में से 35 को घटाया तो ये आ गया हमारे पास 85/3। तो A9 का मान हमारे पास 85 आ गया और ए का मान -35/3। छठा भाग है A बराबर 2 D बराबर 8 SN बराबर 90। हम SN का फॉर्मूला खोल देंगे n/2 2a। ए का मान हमारे पास 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा जमा n घटा 1। डी का मान हमारे पास हो जाएगा 8 बराबर में हमारे पास है 90। ये 2 इस तरफ भाग में है, दूसरी तरफ जाकर गुना में हो जाएगा तो ये बन जाएगा 180। अब हम अंदर वाले भाग को भी खोल लेते हैं। ये 4 ऐसे का ऐसा, 8 की गुना हमने n से की तो ये बन गया 8 है। 8 की गुना हमने 1 से की तो ये बन गया घटा का 8 बराबर में 180। जब 4 और -8 को हल करेंगे तो 8 में से 4 को घटाएंगे तो घटा का 4 आ जाएगा, क्योंकि निशान बड़े का आता है। उसके बाद हम ये जो n बाहर है इसकी गुना अंदर कर देंगे। ये आ जाएगा -4n जमा का 8n² बराबर में है 180। इस तरह से ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गई। हम n² वाले को पहले लिख देते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण में पहले x² आता है, फिर x वाला आता है, फिर जिसके साथ x ना हो।
तो अब इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो ये घटा का हो जाएगा, दूसरी तरफ बच जाएगा 0। अब हम 4 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 4 बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 2n² घटा यहाँ बचेगा अकेला n घटा यहाँ बच जाएगा 45 है। अब ये 4 है ना, ये गुना में है, दूसरी तरफ ये भाग में चला जाएगा तो 0 के बटे में चाहे कुछ भी हो वो सारा ही 0 बन जाता है। इस तरह से हमारी समीकरण आ गई 2n² घटा n घटा 45 बराबर 0। अब हम इस द्विघात समीकरण को हल करके n का मान भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम a की गुना c से करते हैं। 45 दूनी 90। हम अभी 90 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका जमा या घटा घटा का 1 आए। तो अगर आपको समझ नहीं आए ना कि क्या टुकड़े होंगे तो सबसे पहले इस तरह से उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए। 2 को 90 से भाग दिया 45 आ गया, फिर 2 से भाग तो जाएगा नहीं, 3 से दे देंगे, यहाँ जाएगा 15, फिर से 3 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 तिये 15 और 3 दूनी 6, तो ये नहीं हो रहे हैं टुकड़े। अब 5 की 2 से गुना की तो 10 आ गया, 3 तिये 9, तो 10 की गुना जब हम 9 से करेंगे ना तो वो 90 आ जाएगा, और 10 में से 9 को घटाएंगे तो वो घटा का 1 आ जाएगा। 2n² ऐसे का ऐसा हम इसका रूप बदल देंगे। हमें ये माइनस का चाहिए तो हमें बड़ा माइनस का लेना पड़ेगा, -10n और प्लस का 9n -45 = 0। अब यहाँ 2 कॉमन आ सकता है और n भी कॉमन आ सकता है। हम 2n को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा हमारे पास अकेला n माइनस, यहाँ 2 कॉमन लेने के बाद 8 नहीं बचेगा, यहाँ 5 बचेगा कॉमन, प्लस में यहाँ कॉमन आ सकता है हमारे पास 9, यहाँ हमारे पास आ जाएगा n घटा, जब हम 45 में से 9 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 बराबर 0। n घटा 5 इसमें भी है, n घटा 5 इसमें भी है, तो बाहर n घटा 5 ही आ जाएगा। ये पूरा बाहर कॉमन लेने से अंदर बच गया यहाँ पे हमारे पास 2n, जमा है तो जमा, यहाँ बच गया हमारे पास 9, क्योंकि ये तो पूरा बाहर जा ही चुका है, बराबर में 0। अब हम एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे। हम n घटा 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो n का मान हमारे पास 5 आ जाएगा। जब हम 2n जमा 9 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये जमा का 9 है, दूसरी तरफ जाकर घटा का 9 हो जाएगा। इस तरफ 2 गुना में है, दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा, तो आ गया घटा का 9/2। अब किसी का नंबर घटा 9/2 तो संभव नहीं, पहली बात तो घटा ही संभव नहीं है, दूसरी बात ये बटे में भी आ गया, तो इस तरह से ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ आंसर बच गया n बराबर 5। हमारे पास n का मान 5 आ गया, तो इसकी सहायता से हम an भी निकाल लेंगे, यानी कि a5 a जमा यानी 2n घटा 1, 5 में से 1 गया 4, d का मान हमारे पास 8 है। हम an का फॉर्मूला खोल देंगे, an जमा n घटा 1 d। अब 4 की गुना 8 से की तो ये आ गया 32, 32 में 2 जोड़ा तो ये आ गया हमारे पास 34, यानी 5वां पद 34 हो जाएगा। पहले आपको गुना करनी है, उसके बाद जो भी आंसर है उसमें जोड़ना है, ये नहीं कि पहले इन दोनों को जोड़ दिया उसके बाद गुना करिए, उससे आपका उत्तर गलत हो जाएगा। आपको बोर्ड मास का जो रूल है उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। 7वां भाग है a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 है। तो हम an का फॉर्मूला खोल देंगे, a जमा यानी कि 8 जमा n घटा 1, n हमारे पास नहीं है तो ऐसे का ऐसा रखेंगे, d भी हमारे पास नहीं है, बराबर में आ जाएगा 62। अब हम sn का भी फॉर्मूला खोल देंगे, n/2, यहाँ भी हमारे पास n नहीं है, 2a यानी 2 गुना 8 है, 8 दूनी 16 आ जाएगा, जमा n घटा 1 d, यहाँ हमारे पास ऐसे का ऐसा बराबर में आ जाएगा 210। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम n का मान निकाल लेंगे। ये जो हमारे पास जमा का 8 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा घटा में, इस तरफ हमारे पास बच जाएगा n घटा 1 d। जब हम 62 में से 8 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 54। अब ये किसका मान है, n घटा 1 d का, यानी हम n घटा 1 d की जगह पे 54 रख सकते हैं। यहाँ हमारे पास n घटा 1 d है, अगर मैं इस पूरे की जगह यहाँ पे 54 रख दूँ तो हमारे पास n का मान आ जाएगा। n घटा 1 d की जगह 54 रख देंगे, ये 2 भाग में है, दूसरी तरफ जाकर गुना में हो जाएगा। अब यहाँ n बच गया मल्टीप्लाई में, जब 16 को हम 54 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 70, बराबर दूसरी तरफ हमारे पास है 210 गुना 2, हमें तो n का मान निकालना है। अब ये 70 गुना में है, दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 तिये 21 और 3 दूनी 6, यानी हमारे पास n का मान आ गया 6। अब हमें आगे d की वैल्यू और निकालनी है। हमें पता है कि n घटा 1 d बराबर हमारे पास 54 है, n की जगह पे अगर हम 6 रख दें तो ये हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, d बराबर में 54 है, ये 5 गुना में है, दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा, तो d का मान हमारे पास आ जाएगा 54/5। 8वां भाग है n बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर घटा 14। तो हम जो दे रखा है वो फार्मूला खोल देंगे, a जमा n घटा 1 d हमारे पास है 2 बराबर में है 4,
ऐसे ही हम एस एन का फॉर्मूला खोल देंगे, n/2 2a जमा n घटा 1 डी हमारे पास 2 है, बराबर में है घटा का 14। अब ये 2 भाग में है, दूसरी तरफ जाकर गुना में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास घटा का 28। अब हम इसको खोल देंगे, जब हम इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a ऐसे का ऐसा n घटा 1 यानी 2 की गुना जब हम n से करेंगे तो ये बन जाएगा 2n, 2 की गुना जब हम 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा घटा का 2 और बराबर में है 4। हम सिर्फ a को इस तरफ रख के बाकी दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो दूसरी तरफ हमारे पास 4 तो पहले से ही है, ये चला जाएगा जमा का 2 और ये चला जाएगा घटा का 2n, 4 और 2 6। इस तरह से हमारे पास a का मान आ जाएगा 6 घटा 2n। अब हम इन दोनों में से अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, बाहर कॉमन आ जाएगा, यहाँ अंदर बचेगा a जमा n घटा 1, ये 2 इससे कट जाएगा। अब हमारे पास आ गया n a जमा n घटा 1 और बराबर में है घटा का 14। अब हम इस दूसरे समीकरण के अंदर a का मान रख देंगे, n हमारे पास ऐसे का ऐसा a की जगह पे हम रख सकते हैं 6 घटा 2n जमा n घटा 1 बराबर में है घटा का 14। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 6 में से 1 गया 5 आ गया, घटा 2n में से 1 n गया तो घटा का n आ गया। दूसरी तरफ हमारे पास है घटा का 14, ये n इसके साथ गुना में ही है, n की गुना जब हम 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5n घटा n स्क्वायर और बराबर घटा का 14। अब इन दोनों को आप दूसरी तरफ ले जाइए ताकि एक समीकरण बन जाए, जब ये n स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो जमा का हो जाएगा n स्क्वायर, ये 5n दूसरी तरफ जाएगा तो घटा का हो जाएगा, घटा का 14 दूसरी तरफ पहले से ही है। तो इस तरह से हमारे पास ये समीकरण आ गई, द्विघात समीकरण। अब हम इस द्विघात समीकरण को हल करके n का मान निकाल लेंगे, तो हम 14 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका जमाया घटा घटा का 5 आ जाए, ये हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर घटा का 7n और जमा का 2n घटा का 14 बराबर 0, यानी 7 दूनी 14 और 7 में से 2 को घटाया तो 5 आ गया। अब हम कॉमन ले लेंगे, n बाहर आ जाए, देखो n स्क्वायर में से n को बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर n बच जाएगा, घटा है तो घटा, n को बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 7। अब इन दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे 2 को तो अंदर बच जाएगा हमारे पास n, घटा है तो घटा, 14 में से जब 2 को बाहर कॉमन लिया जाएगा तो 7 बचेगा। अब ये मत सोचना कि 14 में से 2 को बाहर ले लिया तो अंदर 12 बच गया, कॉमन हमेशा मल्टीप्लाई यानी गुना से लिया जाता है, बराबर में 0, n घटा 7 इसमें भी है n घटा 7 इसमें भी है, ये हमारे पास बाहर आ जाएगा n घटा 7। अब यहाँ n घटा 7 बाहर कॉमन लेने की वजह से बच जाएगा n, यहाँ भी n घटा 7 कॉमन लेने की वजह से यहाँ बच जाएगा 2, n घटा 7 और n जमा 2। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, जब हम n घटा 7 को 0 के बराबर रखेंगे ये हो जाएगा n बराबर 7, जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे ये दूसरी तरफ चला जाएगा घटा का 2, तो किसी का नंबर घटा का हो नहीं सकता, इसलिए हमारा उत्तर आ जाएगा n बराबर 7। हमारे पास n का मान आ गया तो हम a का मान भी निकाल लेंगे, हमारे पास आया था a बराबर 6 घटा 2n, यानी n की जगह पे हम 7 रख देंगे तो a का मान आ जाएगा 6 घटा n की जगह पे 7 रखा तो 7 दूनी 14, 14 में से 6 को घटाया तो 8 और निशान बड़े का आएगा तो ये आ जाएगा घटा का 8। 9वां भाग a बराबर 3 n बराबर 8 और s बराबर 192, d का मान हमें ज्ञात करना है, यानी हम s8 का फॉर्मूला खोल देंगे, n/2 यानी 8/2 2a, तो a की जगह 3 है तो 2 3 6 जमा n घटा 1, 8 में से 1 घटाया तो 7 आ गया और गुना में d है, बराबर में आ जाएगा 192। 2 को जब हम 8 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये 4 गुना में है, दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा, जब हम 4 को 192 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 48, 6 जमा 7d बराबर में 48, 6 इस तरफ जमा का है दूसरी तरफ जाकर घटा का हो जाएगा, 48 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, ये 7d के साथ गुना में है दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा, जब अब इसको भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास d का मान आ गया 6। 10वां भाग है l यानी कि लास्ट टर्म, सबसे अंतिम पद 28 है, सम यानी कि जोड़ 144 है और कुल 9 पद हमारे पास हैं, a का मान हमें ज्ञात करना है। अब सबसे लास्ट पद को हम an भी कह सकते हैं, तो an हमारे पास 28 दे रखा, हम इसका फॉर्मूला खोल देंगे a जमा n। अब टोटल पद हमारे पास 9 है ना, तो ये हमारे पास 9वां सबसे अंतिम पद है, तो 9 में से 1 गया 8d बराबर में आ जाएगा 28। अब ये जोड़ भी 9 पदों का ही है तो हम यहाँ पे भी n का फॉर्मूला खोल देंगे, n/2 यानी 9/2, 2a का मान नहीं है ऐसे का ऐसा रखेंगे, n घटा 1, 9 में से 1 घटाया तो 8d आ गया, बराबर में हमारे पास है 144, ये 2 भाग में है दूसरी तरफ जाकर गुना में हो जाएगा, ये 9 गुना में है दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा, जब हम 9 को 144 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, 16 की 2 से गुना की तो 32, इस तरह से ये समीकरण बन जाएगा 2a जमा 8d बराबर 32। अब हम इन दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, बाहर 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया a और यहाँ बच गया हमारे पास 4d,
बराबर में है 32, ये 2 गुना में है, दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। तो a जमा 4d बराबर 16, ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हम विलोपन विधि से इन दोनों को हल कर लेंगे तो यहाँ ये पूरा कट जाएगा। 8 में से 4 घटाया तो 4d आ गया, 28 में से 16 को घटाया तो ये हमारे पास 12 आ गया। जब 4 दूसरी तरफ भाग में जाएगा तो कट जाएगा, d का मान हमारे पास आ जाएगा 3। अब ये d का मान हम इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख के e का मान भी निकाल लेंगे। ए हमारे पास ऐसे का ऐसा, d की जगह पे जब हमने 3 रखा तो ये आ जाएगा 8 3 ये 24 बराबर में है 28। ये 24 जमा का है, दूसरी तरफ जाकर घटा का हो जाएगा। 24 में से 28 को घटाया तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो इस तरह से ए का मान हमारे पास 4 आ गया। चौथा प्रश्न है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 के हमें कितने पद लेने चाहिए। ये हमें कोई AP दे रखी है, तो इसके लिए हमें 636 योग प्राप्त करना है, यानी SN के बराबर हमें रखना है 636। हम SN का फॉर्मूला खोल देंगे, n/2। n हमारे पास नहीं है, n हमें निकालना है कि कितने पद लेने हैं। 2a यानी 2 गुना a की जगह पे हमें रखना है 9 पहला पद, n घटा 1। d हमारे पास नहीं है, हम निकाल लेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। 17 में से जब हम 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, बराबर में आएगा 636। अब यहाँ n/2 ऐसे का ऐसा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इसमें भी आ जाएगा 2 इसमें भी आ जाएगा। 2 अगर बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा यहाँ 9 जमा इस जगह पे बच जाएगा 4, क्योंकि कॉमन हमेशा गुना में से लिया जाता है। जब आप 8 में से 2 को बाहर कॉमन लोगे तो अंदर 4 बच जाएगा। 4 की गुना जब आप n से करोगे तो ये 4n हो जाएगा। 4 की गुना जब आप 1 से करोगे तो घटा का 4 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बाहर हमारे पास अकेला n बच जाएगा। 9 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 जमा का 4n बराबर में है 636। जब हम इस n की गुना अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 5n जमा 4n स्क्वायर और बराबर में है 636। अब ये 636 है ना, ये इस तरफ आ जाएगा, तो इस तरह से ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। n स्क्वायर यानी x स्क्वायर वाले को हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद जिसके साथ अकेला n या फिर x हो, तो ये हमारी समीकरण हो जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 5n घटा 636 बराबर 0। अब हम इसको हल करके n का मान भी निकाल लेंगे। इसी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम सबसे पहले a की गुना c से करते हैं। जब हम इसके गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2544। अब अगर आपको ये समझना है कि हम ले कैसे, आखिर कौन से ऐसे जोड़े होंगे जिनका प्लस या माइनस 5 आएगा, तो उसके लिए पहले आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। आप इसको पहले 4 से भाग देंगे तो ये 636 आ जाएगा, क्योंकि 2544 है ना, वो 636 और 4 की गुना ही है। फिर हम इसको दोबारा से 4 से भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 159। फिर हम इसको 3 से भाग देंगे तो ये हमारे पास 53 आ जाएगा। अब देखिए 53 किसी और से भाग नहीं जा रहा है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। 4 चौके 16 और 16 थी 48, तो 48 और 53 दो ऐसे टुकड़े हो जाएंगे जिनकी गुना तो हमारे पास 2544 आएगी और जिनका जोड़ या घटा 5 आएगा। अब हम इस बीच वाले की जगह 53n घटा 48n ऐसे लिख देंगे ताकि हम कॉमन लेकर इसको आगे हल कर सकें। बड़ा हमें प्लस का लेना पड़ेगा ताकि यहाँ भी प्लस कहा जाए। अब हम इसमें से n कॉमन ले लेंगे और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ बच गया 4n, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 53। इसी तरह जब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे ना, इन दोनों के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और देखेंगे कौन सा ऐसा है जो दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है, तो हमारे पास बाहर कॉमन आ जाएगा 12 है। बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ बनाना है, तो उसके लिए हमें माइनस का 12 कॉमन लेना पड़ेगा। 12 कॉमन लेने के बाद यहाँ 12 चौक 48, तो 4 बच जाएगा। 4 के साथ n, यहाँ से 12 जब कॉमन लेंगे तो 53 आएगा। फिर दोनों में ही 4n जमा 53 है, तो हम 4n जमा 53 कोई बाहर कॉमन ले लेंगे। यहाँ अंदर बच जाएगा हमारे पास n, यहाँ बच जाएगा माइनस का 12। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमारे n का मान आ जाएगा -53/4। अब ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि किसी का नंबर, किसी की पोजीशन वो ना तो कभी माइनस में हो सकती, ना कभी बटे में हो सकती। लेकिन यहाँ हम 0 के बराबर रखेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास ये माइनस का 12 है ना, दूसरी तरफ जाकर जमा का हो जाएगा, n बराबर 12 आ जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि n का मान हमारे पास 12 आ गया। 5वां प्रश्न है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अब उसका पहला पद यानी कि a बराबर 5 है, अंतिम पद यानी an बराबर 45 है और योग यानी कि SN बराबर 400 है। अब जो हमें दे रखा है ना, उससे हमें पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है और सार्वंतर यानी d का मान ज्ञात करना है। हम इस n के फॉर्मूले को खोल देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा a जमा यानी 5 जमा n घटा 1, d का मान हमें नहीं पता, हम इसको ऐसे कैसे रख लेंगे, बराबर में आ जाएगा 45। बिल्कुल ऐसे ही सेम हम SN का फॉर्मूला भी खोल देंगे। SN का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2, n हमारे पास नहीं है तो ऐसे इट इज रख लेंगे। फिर है 2a, a यानी 5
5 दूनी 10 जमा n घटा 1 d हमारे पास नहीं है तो ये भी ऐसे का ऐसा आ जाएगा, बराबर में 400। पहली समीकरण में अगर इस 5 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये दूसरी तरफ जाकर घटा का हो जाएगा। इस तरफ हमारे पास n घटा 1 d बच जाएगा। 45 में से 5 को घटाया तो 40 आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि n घटा 1 d का मान 40 है, तो हम n घटा 1 d की जगह पे 40 रख सकते हैं। हमें सिर्फ एक समीकरण के अंदर से n घटा 1 d का मान निकालकर दूसरे समीकरण के अंदर रखना है। n बटे 2 हमारे पास ऐसे का ऐसा ये 10 आ जाएगा। n घटा 1 d की जगह पे हमारे पास है 40, हम इसको रख देंगे, बराबर में है 400। अब ये n बटे 2 इस तरफ ऐसे का ऐसा 10 में 40 को जोड़ा तो ये आ गया 50, बराबर में है 40। 2 को जब आप 50 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 25। 25 को जब आप नीचे यहाँ 400 से भाग में लेकर आओगे तो n का मान हमारे पास आ जाएगा 16। अब हमने एक समीकरण के अंदर से मान निकाला था n घटा 1 d बराबर 40। n का मान हम निकाल चुके हैं 16, तो 16 में से 1 को घटाएंगे आ जाएगा 15 गुना में d बराबर में 40। ये 15 गुना में है, दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। जब आप इसको 5 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 8/3, यानी हमारे पास d का मान तो आ गया 8/3 और n का मान आ गया 16। छठा प्रश्न है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। हमें प्रथम पद यानी a का मान दे रखा है 17, सार्वंतर यानी d का मान दे रखा है 9 और अंतिम पद यानी an का मान दे रखा है 350। तो हम an का फॉर्मूला खोल देंगे, a जमा यानी 17 जमा n घटा 1, हमें नहीं पता कितने पद हैं, हम इसको ऐसे क्या ऐसा रखेंगे। साथ में d आ जाएगा यानी कि 9 बराबर में है 350। ये 17 जमा का है, दूसरी तरफ जाकर घटा का हो जाएगा। n घटा 1 9 बराबर है 350 में से 17 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 333। अब ये 9 गुना में है, दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। जब हम 333 को 9 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 37, यानी n घटा 1 बराबर 37 आ गया। ये घटा का 1 है, दूसरी तरफ जाकर जमा का हो जाएगा। n का मान हमारे पास आ जाएगा 38। अब हमारे पास a d और n तीनों का मान है तो हम Sn का फॉर्मूला लगाकर योग भी निकाल देंगे। Sn बराबर n बटे 2 2a, n का मान हमने अभी अभी निकाला है 38, तो 38 बटे 2 2a यानी 2 गुना 17 जमा n घटा 1, n 38 है ना, 38 में से 1 को घटाएंगे तो 37 आ जाएगा। n घटा 1 d का मान हमारे पास 9 है, हम 38 को 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 19। 17 दूनी 34 होता है, 37 के गुना 9 से करेंगे तो 333 आ जाएगा। जब 333 में हम 34 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 367 हो जाएगा। बाहर 19 है, जब 19 के गुना 367 से करेंगे ये आ जाएगा 6973। तो ये हमारे पास योग हो जाएगा 38 पदों का। सातवां प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो हम a 22 बराबर 149 का फॉर्मूला खोल देंगे। a जमा a हमें नहीं पता कितना है तो हम इसके जगह पे ऐसे ही रखेंगे। n घटा 1, अब 22 पद है ना, 22 में से 1 घटाया तो 21 आ गया। a का मान हमें दे रखा है 7, तो हम गुना में 7 कर देंगे, बराबर आ जाएगा 149। 21 के गुना 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 147। अब ये जमा का 147 है, दूसरी तरफ जाकर घटा का हो जाएगा। 149 में से 147 को घटाएंगे तो a का मान हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है तो S22 का फॉर्मूला लगा देंगे। n बटे 2 यानी 22 बटे 2 2a यानी 2 गुना a का मान हमें हमारे पास अभी अभी 2 आया है, जमा n घटा 1, 22 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो वो आ जाएगा 21, गुना में d हमारे पास 7 है। जब 22 को 2 से भाग देंगे यहाँ आ जाएगा 11, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा। 21 की 7 से गुना की तो ये आ गया हमारे पास 147। 147 में जब आप 4 को जोड़ोगे तो ये 151 आ जाएगा। जब आप इसके 11 से गुना करोगे तो ये 1661 हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। अब दूसरा पद यानी a2 बराबर है 14 और तीसरा पद यानी a3 बराबर है 18। तो हम यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास a जमा 2 में से a को घटाया तो d बराबर में 14। ऐसे ही ये बन जाएगा हमारे पास a जमा 3 में से 1 घटाया तो 2d बराबर में 18। अब हम यहाँ विलोपन विधि लगाकर इसको हल कर लेंगे, ये माइनस हो जाएंगे सारे, a से a कट जाएगा, 2d में से हम d को घटाएंगे तो घटा का d आ जाएगा। 18 में से 14 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा घटा का 4, घटा से घटा कट गया, d का मान हमारे पास आ गया 4। अब ये d का मान हम यहाँ रख के a का मान भी निकाल लेते हैं। जब हम d की जगह पे 4 रखेंगे, ये 4 जमा का है, दूसरी तरफ जाकर घटा का हो जाएगा। 14 में से 4 को घटाया तो 10 आ गया, a का मान 10 आ गया, d का मान 4 आ गया। अब हम इन दोनों की सहायता से प्रथम 51 पदों का योग भी निकाल लेंगे। प्रथम 51 पदों के योग के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे n बटे 2 यानी 51 बटे 2 2a यानी 2 गुना a का मान 10 है ना, तो 10 के गुना
2 से करी 20 जमा n घटा 1, 51 में से हम 1 को घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, गुना में d है 51/2। जब हम 50 की गुना 4 से करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 के अंदर जब हम 20 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 220। जब हम 2 को 220 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 110, 110 की गुना जब 51 से करेंगे तो 5610 आ जाएगा। यही हमारा 51 पदों का योग होगा। 9वां प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले 7 पदों का योग यानी S7 बराबर 49 है और पहले 17 पदों का योग यानी S17 बराबर 289 है। बस ये दो ही मान है तो हम इन दोनों के फॉर्मूले खोल देते हैं। n/2 यानी 7/2, 2a हमारे पास a का मान नहीं है, ऐसे का ऐसा रख लेंगे। n घटा 1 यानी 7 में से 1 घटाया तो 6d हो जाएगा और बराबर में हमारे पास है 49। दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं तो बाहर 7/2 था, अंदर से हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा हमारे पास a जमा 3d बराबर में है 49। 2 से 2 कट गया, ये 7 ऊपर गुना में था, ये नीचे भाग में आ जाएगा। 49 को 7 से काटेंगे तो ये 7 पर भाग जाएगा। इस तरह से हमारा समीकरण आ गया a जमा 3d बराबर 7। बिल्कुल ऐसे ही हम इसको भी खोल लेंगे। n/2 यानी 17/2, 2a ऐसे का ऐसा। n घटा 1, 17 में से 1 घटाया तो आ गया 16d बराबर में है 289। अब यहाँ पे भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो 17/2 बाहर अंदर से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर यहाँ बच जाएगा a जमा 16 में से 2 बाहर कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 8d। 2 से 2 कट जाएगा, बराबर में हमारे पास है 289। हमारे पास इस तरफ है 17, ये गुना में है, दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। जब हम 17 को 289 से भाग देंगे तो ये 17 ही आ जाएगा। इस तरह हमारा दूसरा समीकरण आ गया a जमा 8d बराबर में 17। अब हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। हम इनके निशान बदल देंगे। 8 में से 3 को घटाया तो घटा का 5d आ गया, 17 में से 7 को घटाया तो घटा का 10 आ गया, ये 5 दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा, 5 दूने 10, घटा से घटा कट गया, d का मान हमारे पास आ गया 2। अब ये d का मान हम यहाँ रख के a का मान भी निकाल लेंगे। 3 दूनी 6, 6 जब दूसरी तरफ जाएगा तो घटा का हो जाएगा क्योंकि इस तरफ ये जमा का था। 7 में से 6 गया 1 यानी हमारे पास a का मान आ गया 1। अब हमें n पदों का योग ज्ञात करना है यानी हमें n की जगह पर n ही रखना है, बाकी a की जगह a और d की जगह पर d रखना है। तो n/2, 2a, a का मान हमने अभी अभी निकाला है 1 जमा n घटा 1, ये ऐसे का ऐसा। d का मान हमने निकाला था 2, अब ये हमें ज्ञात करना है आगे हल करके। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। n/2 गुना में 2 बाहर कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया 1 जमा n घटा 1, 2 से 2 कट गया, 1 से ये 1 कट गया, 1 में से 1 गया 0, अंदर बच गया n। 1 n बाहर है 1 n अंदर है तो n की गुना n से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n का स्क्वायर। तो इस तरह से n पदों का योग n स्क्वायर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, दर्शाइए कि a1 a2 n से k p बनती है यदि a n नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यानी a n का मान हमें ये दे रखा है पहले भाग में। अब हम यहाँ n की जगह पे अगर 1 रख दें तो ये पहला पद यानी a1 हो जाएगा। अगर हम n की जगह 2 रख दें तो ये दूसरा पद हो जाएगा, 3 रख देंगे तो ये तीसरा पद हो जाएगा। यहाँ n का जो भी मान रखेंगे ना वही n का मान हमें यहाँ भी रखना है। तो हम n की जगह पे 1 रख के पहला पद निकाल लेते हैं। 3 जमा 4 n की जगह पे जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ दिया तो 7, पहला पद हमारे पास 7 हो गया। अब हम ऐसे ही दूसरा पद भी निकाल लेंगे। n की जगह पे 2 रखे, 3 जमा 4 n की जगह पे 2 रखा तो 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ा तो ये आ गया हमारे पास 11। बिल्कुल ऐसे ही हम 3 रख देंगे, 3 रखेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। अब हम यहाँ 3 रखेंगे तो 4 3 12, 12 में 3 जोड़ा तो 15। तो इस तरह से ये हमारी एपी आ गई क्योंकि सभी के अंदर बिल्कुल समान अंतर है। 11 में से जब आप 7 को घटाओगे तो 4 आ जाएगा, 15 में से 11 को घटाओगे तो भी 4 आ जाएगा। तो ये हमारी एपी है 7, 11 और 15। दिया कि ये एक एपी। हम इसका 15 पदों का योग भी निकाल लेते हैं। 15/2 यानी n/2, 2a का मान हमारे पास 7 है तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। n घटा 1, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, गुना में d। 11 में से 7 को घटाया तो d का मान आ गया हमारे पास 4। 14 की गुना जब 4 से करेंगे तो ये 56 हो जाएगा, 56 में जब 14 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 70, गुना में है 15/2। 2 को जब 70 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 35, 35 की गुना जब 15 से करेंगे तो 525 आ जाएगा। तो ये 15 पदों का योग हमारे पास 525 हो जाएगा।
बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरा भाग भी कर लेंगे। इसके अंदर भी हमारे पास n बराबर 9 घटा 5 n है। हम n की जगह पे पहले 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा। 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 है, 9 में से 5 गया 4 आ गया। फिर हम 2 रखेंगे, 5 दूनी 10, 9 में से हम 10 को घटाएंगे तो बड़े में से छोटा घट जाता है। 10 में से 9 गया 1 आ गया, लेकिन निशान हमेशा बड़े का होता है। तो ये दूसरा पद हमारे पास घटा का 1 आ जाएगा। फिर 9 घटा 5 n की जगह पे जब हम 3 रखेंगे तीसरे पद को निकालने के लिए तो ये बन जाएगा 5 3 15। 9 घटा 15 को जब हम हल करेंगे तो 15 में से 9 घटाया 6 आ गया, निशान बड़े का होता है तो घटा का 6। इस तरह से हमारा तीसरा पद आ जाएगा घटा 6। अब हम चेक कर लेते हैं ये p है या नहीं। अगर दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये p है। घटा 1 में से जब हम 4 घटाएंगे तो ये घटा का 5 हो जाएगा। फिर घटा 6 में से हम घटा का 1 घटाएंगे तो घटा घटा जमा हो जाएगा। 6 में से 1 घटाया 5 और निशान बड़े का रहता है तो घटा 5 है। इस तरह से हमारे पास डी का मान आ जाएगा घटा का 5 और हमने इससे दर्शा भी दिया कि ये हमारे पास एक ही p है। अब हम वही सेम 15 पदों का योग निकाल लेंगे। 15/2 यानी n/2, 2a का मान हमारे पास 4 है तो 4 दूनी 8 जमा n घटा 1। 15 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14। डी का मान हमारे पास है घटा का 5 है। 15/2 यहाँ आ जाएगा 8, 14 पंजे होता है 70। अब ये 70 जमा का नहीं घटा का हो जाएगा क्योंकि 1 जमा का है 1 घटा का है। जब आप 70 में से 8 को घटाओगे तो ये आ जाएगा घटा का 62। ये हमारे पास हो जाएगा 15/2 गुना में घटा का 62। आप 2 को 62 से भाग दोगे तो -31 आ जाएगा। 15 की गुना जब -31 से होगी तो ये घटा का 465 आ जाएगा। 11वां प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n घटा n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है। ये प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इस प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर आखिर पूछ क्या रखा है। पिछले क्वेश्चन में तो हमें an दे रखा था, हमने n की जगह पे 1 रखा, पहला पद आ गया, 2 रखा, दूसरा पद आ गया, 3 रखा, तीसरा पद आ गया। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें n पदों का योग है यानी Sn बराबर 4n घटा n स्क्वायर ये हमारे पास है। इसी में आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसे एपी है। अब ये तो इसके सीधे पद दे रखे हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, जैसे पहला तो सीधा 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर पे मैं 2 और 5 यानी कि 7 लिख दूँ। फिर तीसरी जगह मैं 2 और 5 7, 7 और 8 15 लिख दूँ। फिर मैं 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 में जब हम 11 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 26 आ जाएगा। फिर मैं 26 लिख दूँ। अब आप इसको देख कर क्या कहोगे कि ये एक एपी के पद लिखे हुए हैं, लेकिन आप इसको देखकर क्या कहोगे कि ये एपी के पद नहीं है, ये उन पदों का योग है। जो ये 2 है ना, ये पहले पद का योग है। जो ये 7 है ना, ये पहले 2 पदों का योग, यानी दूसरे नंबर पे जो भी आया है वो पहले 2 पदों का योग है। तीसरे नंबर पे जो आया है वो इस एपी के पहले 3 पदों का योग है। चौथे नंबर पे जो आया है वो पहले 4 पदों का योग है। तो इस क्वेश्चन में हमें बिल्कुल ऐसा ही दे रखा है। हमें जो 4n घटा n स्क्वायर दे रखा है वो पदों का योग दे रखा है। अब हम यहाँ n की जगह जब 1 रखेंगे तो वो पहला पद आ जाएगा, क्योंकि पहले पद में तो यहाँ भी हमारे पास कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं था, 2 का 2 ही था। हम किसको जोड़े पहले पद के अंदर, तो 2 में पहले पद का योग वही वैसे का वैसा रहेगा। तो यहाँ जब हम 1 रखेंगे वो पहला पद आ जाएगा। n की जगह आप यहाँ भी 1 रख दीजिए, यहाँ पर भी 1 रख दीजिए। 4 एकम 4 घटा 1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो किसी का स्क्वायर उसकी 2 बार गुना होती है, 1 ही रह जाएगा। 4 में से 1 गया 3, यानी हमारे पास पहला जो पद है वो 3 आ गया और पहले पद का योग भी 3 ही आ गया। ये जो आएगा ना, अभी नंबर आएंगे, वो योग आ रहा है, योग का मान आ रहा है, पद नहीं आ रहे। आपको बिल्कुल स्पेशल ध्यान रखना है इस बात का। के बाद हम n की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 4 दूनी 8 है, 2 को जब हम 2 के बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 8 में से 4 को घटाया तो यहाँ आ गया हमारे पास 4। अब ये दूसरे नंबर पे आया है तो यानी ये पहले 2 पदों का योग है। फिर उसके बाद हम आगे 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 12 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 12 में से 9 गया 3 आ गया, तो तीसरे नंबर पे हमारे पास फिर से 3 आ गया। ऐसे ही हम आगे करेंगे। यहाँ हमने 4 रख दिया, यहाँ पे भी हमने 4 रख दिया, तो 4 चौके 16 आ जाएगा। 4 की गुना 2 से करोगे तो ये आ गया हमारे पास 16। 16 में से 16 को घटाया तो हमारा चौथा जो जोड़ है ना वो आ गया 0। इस तरह से हमने चारों को निकाल लिया। हम यहाँ लिख लेते हैं उसको 3 4
3 और 0 ये पहले पद का योग है, यानी पहला पद ही है ये, क्योंकि पहले पद में कुछ भी नहीं जुड़ेगा, फर्स्ट टर्म के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा। आगे सोल्व करने के लिए वापस उस एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आपको कोई कह दे कि आप इस योग से पद निकालिए, यानी हमें सम दे रखा है उससे आपको टर्म्स निकालनी है, तो पहले में तो हमें कुछ करना है, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ ये पहले 2 पदों का जोड़ है, यानी ये 2 का और 5 का जोड़ होकर 7 आया है, तो 7 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि दूसरा पद, यानी पहले 2 का जोड़ था उसमें से हमने पहला पद घटा दिया तो दूसरा पद आ गया। मैं आपको ये कहूँ भी 2 नंबर ऐसे हैं जिनका जोड़ हमारे पास 10 है, हमें नहीं पता वो 2 नंबर क्या है, बस उनका जोड़ 10 है। अगर x का मान 3 हो तो अपने आप y का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बिल्कुल वही सेम यहाँ है, हमारे पास पहले 2 पदों का योग 7 था और उनमें से एक पद 2 है, तो बच गया कौन सा 5, यानी हम दूसरा पद निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपको बिल्कुल ध्यान से सुनने की जरूरत है, ये लास्ट तक आपको समझ आएगा, एकदम से समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो 15 है ना, ये पहले 3 पदों का योग है। अब 15 पहले 3 का जोड़ है और ये पहले 2 का जोड़ है, तो मैं 3 में से 2 का जोड़ अगर घटा दूं, जैसे मेरे पास a + b + c ऐसे था, इन तीनों का जोड़ है। अब इन तीनों को के जोड़ में से मुझे सिर्फ c का मान निकालना है, तो तीनों के जोड़ में से अगर मैं a और b का जोड़ घटा दूं तो c का मान आ जाएगा। यहाँ भी बिल्कुल सेम टू सेम है, ये जो 15 है ना ये 3 पदों का जोड़ है और ये 7 है ना ये पहले 2 पदों का जोड़ है, तो मैं 15 में से 7 को घटा दूं तो तीसरा पद आ जाएगा। फिर ऐसे ही मैं 26 यानी 4 पदों के योग में से 3 पदों का योग घटा दूं तो चौथा पद आ जाएगा। अब इसे हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ हमने सबसे पहले पहला पद यानी कि ये निकाल लिया था, तो पहला पद यहाँ पे भी 3 ही हो जाएगा, हमें इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो दूसरा है ना ये पहले 2 पदों का योग है, तो इसमें से अगर मैं पहला पद घटा दूँ तो हमारे पास दूसरा पद आ जाएगा। जैसे हमने 7 में से 2 को घटाकर 5 लेकर आए थे हम, तो वैसे ही 4 में से 3 को घटाया तो 1 आ गया, हमारा दूसरा पद हो गया 1। फिर ये हमारे पास 3 पदों का योग था, ऐसे ही यहाँ 3 पदों का योग हमारे पास 3 है और ये 4 है ना ये पहले 2 पदों का योग है, तो मैं 3 में से 4 घटा दूं तो ये आ जाएगा घटा का 1। इस तरह से हमारे पास तीसरा पद आ गया घटा का 1। जैसे 15 में से 7 को घटाकर हम 8 लेकर आए थे, बिल्कुल ऐसे ही हमें आगे करना है। अगर मैं 4 पदों के योग में से 3 पदों का योग घटा दूं तो चौथा पद आ जाएगा। यहाँ ये 0 है ना ये 4 पदों का योग है और ये 3 है ना ये 3 पदों का योग है, तो 0 में से जब हम 3 घटाएंगे तो ये घटा का 3 आ जाएगा। इस तरह से हमारी एपी आ गई 3, 1 घटा का 1 और घटा का 3। अब हम इस एपी की सहायता से प्रश्न में जो प्रश्न पूछ रखे हैं उन सभी को भी निकाल देंगे। प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास a यानी 3 हो जाएगी। इसके बाद है प्रथम 2 पदों का योग यानी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स है, तो 3 में हम 1 को जोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये तो बिल्कुल सीधा निकाल देंगे। दूसरा पद क्या है, सेकंड टर्म्स हमने निकाल दी है 1। इस प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद को भी ज्ञात कीजिए। तीसरा पद हमने निकाल दिया घटा का 1 हो जाएगा थर्ड टर्म। फिर 10वां यानी कि a10 हम निकाल देंगे, a + a3 है, n-1 10 में से 1 घटाया 9 आ गया। डी हमारे पास कितना है, हम दूसरे में से पहले को माइनस करके डी निकाल सकते हैं। 1 में से 3 को घटाएंगे तो ये घटा का 2 आ जाएगा। इस तरह से डी की वैल्यू आ गई -2। 3 ऐसे का ऐसा, 9 में 9 दूनी 18 18। जब हम 18 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -15 -15 हमारे पास 10th टर्म यानी 10वां पद हो गया। फिर हमें निकालना है nवां पद यानी nth टर्म निकालनी है। a जमा यानी 3 जमा n घटा 1, डी की वैल्यू हमारे पास -2 है। 3 ऐसे का ऐसा, -2 की गुना जब हम n से करेंगे तो ये हो जाएगा -2n, -2 की गुना जब हम -1 से करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होकर 2 आ जाएगा। 3 और 2 5, 5 -2n, ये हमारे पास nth टर्म यानी an पद हो जाएगा। प्रश्न है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहले कौन सा पूर्णांक 6 से भाग जाएगा, 6, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 18, फिर 24, ऐसे ही हमें 40 तक करना है, यानी ऐसे ही चलता हुआ जाएगा और 40 पद आ जाएंगे तो उसके बाद हमें उन सब का योग ज्ञात करना है। तो ए का मान हमारे पास 6 हो गया, डी का मान हमारे पास 12 में से 6 को घटाया तो 6 ही हो गया, एन का मान 40 है, हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 यानी 40/2, 2a यानी 2 की 6 से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, जमा n घटा 1, 40 में से 1 घटाया 39 आ गया। डी का मान हमारे पास 6 है, जब हम 39 की गुना 6 से करेंगे तो ये हमारे पास 234 आ जाएगा। जब हम 234 को 12 के अंदर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 246 है। अब 2 40 से भाग जाकर 20 आ जाएगा, 20 की गुना जब 246 से करेंगे तो ये 4920 आ जाएगा।
प्रश्न है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। चाहे वो आपको गुणज कह दे, चाहे वो आपको ये कह दे कि 8 से भाग जाने वाले नंबर, दोनों सेम ही बात है। गुणज का मतलब भी वो नंबर होता है जो 8 से भाग जाएंगे। तो अब की बार भी वही है, सबसे पहला पद 8 जाएगा, फिर 16 जाएगा, फिर 24 जाएगा, ऐसे ही हमें 15 ऐसे पद लेने हैं। तो n की जगह पे 15 हो जाएगा, a की जगह पे 8, d की जगह पे भी 8। हम SN का फॉर्मूला वही का वही लगा देंगे। तो SN का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 यानी 15/2, 2a यानी 2 गुना 8 जमा n घटा 1। 15 में से 1 घटाया, ये आ जाएगा हमारे पास 14। 14 की गुना हम d के साथ यानी 8 के साथ कर देंगे। 8 दूनी 16 आ जाएगा। 14 की गुना 8 से की तो 112 आ गया। बाहर हमारे पास है 15/2। 112 में जब हम 16 को जोड़ेंगे तो ये 128 हो जाएगा। 128 गुना 15/2, 2 को 128 से भाग देंगे 64 पर कट जाएगा। 64 की गुना जब हम 15 से करेंगे तो ये हमारे पास 960 आ जाएगा। यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 आएगा। 14 का प्रश्न है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली विषम संख्या हमारे पास 1 होती है, फिर आ जाएगी 3, फिर 5, फिर 7 और 50 तक जाना है। तो 50 तो विषम संख्या होती नहीं, सबसे आखिरी 49 हो जाएगी। अब हमें इन सब का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए एक तो हमें n की जरूरत पड़ेगी, एक a की और d की। a हमारे पास 1 हो गया, d हमारे पास 3 में से 1 को घटाया 2 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास n नहीं है, हमें नहीं पता कितने ये इसमें पद हैं। तो वो निकालने के लिए हम इस अंतिम पद का प्रयोग करेंगे। इसे हम an यानी अंतिम पद की जगह पे रख देंगे। अब इसका फॉर्मूला खोल देंगे। a जमा यानी 1 जमा n घटा 1, d का मान हमारे पास है 2, बराबर में है 49। ये एक दूसरी तरफ जाकर घटा का हो जाएगा। n घटा 1 गुना में 2 बराबर 49 में से 1 घटाया 48 आ गया। अब ये 2 गुना में है, दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। 48 को जब आप 2 से भाग दोगे 24 आ जाएगा। n घटा 1 बराबर 24, ये घटा का 1 है, दूसरी तरफ जाकर जमा का हो जाएगा। तो n का मान हमारे पास 25 आ जाएगा। अब n का मान 25 रख के हम इन सब का योग निकाल लेंगे। n/2 यानी 25/2, 2a यानी 2 गुना 1 जमा n घटा 1। 25 में से 1 घटाया तो ये आ गया 24, गुना में d का मान हमारे पास 2 है। 2 की गुना 1 से की 2, 24 की गुना 2 से की 48 आ गया। यहाँ हमारे पास 25/2 बाहर है। 48 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 25/2 गुना में 50, जब हम 2 को 50 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। और 25 और 25 आपस में गुना में है, 25 और 25 के गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 आएगा। 15वां प्रश्न है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। तो जुर्माना हर दिन का अलग होगा, तो हमें इसके अंदर योग प्राप्त करना है। अब सबसे पहले दिन के कितने रुपए होते हैं? 200 रुपये, फिर उसके बाद 250, फिर उसके बाद 300, ऐसे ही चलता हुआ जाएगा। तो ए का मान हमारे पास हो गया 200। अब डी की बात आती है, क्योंकि हमें योग निकालने के लिए ए, एन और डी 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ए हमारे पास है 200, डी हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर निकाल लेंगे, 50 आ जाएगा। वैसे इसमें दे भी रखा है कि ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। अब हम एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 यानी 30/2, 2a यानी 2 गुना पहले दिन के लिए कितने रुपए हैं? 200, तो a की जगह पे 200 रख देंगे, जमा n घटा 1। अब n हमारे पास 30 है ना, 30 में से 1 घटाया तो आ गया 29। डी का मान हमारे पास है 50, 2 को 30 से भाग देंगे, ये कट जाएगा 15 पे, गुना 200 को 2 से गुना करेंगे 400 आ जाएगा। 29 की गुना 50 से करेंगे तो ये हमारे पास 1450 आ जाएगा। जब आप 1450 के अंदर 400 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1850 और उसकी गुना हो जाएगी 15 से। जब 1850 की गुना आप 1500 से करोगे तो ये 27,750 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि उसे जुर्माने के तौर पर 27,750 रुपये देने पड़ेंगे। 16वां प्रश्न है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ उसने कह रखा है कि टोटल हमें 700 रुपये बच्चों में बांटने हैं और 7 पुरस्कार हैं, तो टोटल 700 रुपये बच्चों में बटेंगे। इसका मतलब ये जोड़ है, यानी SN का मान हमें दे रखा है 700 और कितने पुरस्कार बटेंगे? 7, तो हमारे पास N का मान हो जाएगा 7।
प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। अब ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि आप पहले बच्चे को इनाम ज़्यादा दोगे, बड़ा इनाम दोगे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बच्चा होगा उसको इनाम छोटा मिलेगा, फिर तीसरे पे होगा उसको इनाम और कम मिलेगा, ऐसे ही इनाम कम होता जाएगा। यानी मान लीजिए पहले बच्चे को 100 रुपये इनाम दिया, दूसरे बच्चे को 20 रुपये कम यानी 80 रुपये दिया, फिर 60 दिया, फिर 40, ऐसे ही 20-20 रुपये हम कम करते गए। तो यहाँ हमें एक बात पता चल रही है कि डी का मान कितना है 20, लेकिन वो डी कम हो रहा है ना, तो वो माइनस का 20 है। ए का मान हमें नहीं पता कितना है, कि पहले बच्चे को कितना इनाम दिया जा रहा है उसके बारे में हमें नहीं पता, तो हम ए निकाल लेंगे। एन हमारे पास 7 है और एस एन बराबर है 700, तो हम एस एन का फॉर्मूला खोल देंगे। एन बटे 2 यानी 7 बटे 2, 2 ए हमारे पास नहीं है, हम इसको ऐसे का ऐसा रख लेंगे। एन घटा 1, 7 में से 1 घटाया 6 आ गया। डी का मान हमारे पास माइनस का 20 है, बराबर में आ जाएगा 700। ये 7 बटे 2 ऐसे का ऐसा, 2 ए भी ऐसे का ऐसा। जब हम 6 को 20 से गुना करेंगे तो ये माइनस का 120 आ जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास 700 है। अब ये जो नीचे 2 है ना, ये दूसरी तरफ जाकर गुना में हो जाएगा, और ये गुना में 7 है, ये दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। जब आप 7 को 700 से भाग दोगे तो ये 100 आ जाएगा। इस तरफ हमारे पास बचेगा 2 1 घटा 120 बराबर में 100 की गुना 2 से करेंगे तो 200 आ जाएगा। ये घटा का 120 है, दूसरी तरफ जाकर जमा का हो जाएगा। 2 ए बराबर 200 जमा 120 है। जब आप 200 में 120 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 320 है। अब 2 गुना में है, दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। इस तरफ बचेगा अकेला ए। 2 को 320 से भाग देंगे तो 160 आ जाएगा, यानी पहला इनाम हमारे पास 160 आ गया, फिर 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, ऐसे ही हम कम करते जाएंगे और 7 इनाम बच्चों में बांट देंगे। 17वां प्रश्न, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे ही करते करते हमें 12th तक जाना है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी। अब इसने प्रश्न में कह रखा है कि एक स्कूल के अंदर पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, और हर कक्षा में 3-3 सेक्शन बने हुए हैं, और हर सेक्शन अपनी क्लास के हिसाब से पेड़ लगाएगा। तो पहली क्लास का एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी 1 पेड़ लगाएगा, तीसरा सेक्शन भी। तो यहाँ हमारे पास टोटल कितने पेड़ हो गए? 3। ऐसे ही दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास के भी 3 सेक्शन, ये भी अपनी क्लास के हिसाब से पेड़ लगाएगा, 2, 2 और 2, तो यहाँ हो गए हमारे पास 6। फिर तीसरी क्लास भी ऐसे ही करेगी, 3, 3 और 3, तो इस तरह से ये 9 पेड़ लगाएगी। ऐसे ही करते करते हमें 12वीं तक जाना है, तो 12वीं क्लास भी सेम करेगी। ये भी कितने पेड़ लगाएगी? एक सेक्शन इसकी क्लास के हिसाब से 12-12 पेड़ लगाएगा, तो ये हो जाएंगे 12 3 36, यानी 12वीं क्लास 36 पेड़ लगाएगी। वो पूछ रहा है टोटल कितने पेड़ लगेंगे। इस तरह से ये हमारे पास एक एपी बन गई, जिसमें ए का मान भी 3 है, डी का मान भी 3 है, और एन का मान 12 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 12 क्लास है। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगाकर बता देंगे कि टोटल कितने पेड़ लगाए गए। तो n बटे 2 यानी 12 बटे 2, 2a यानी 2 गुना a की जगह पे 3 रख देंगे। n घटा 1, 12 में से 1 घटाया 11 आ गया। डी का मान हमारे पास 3 है, 2 को 3 से गुना किया 6 आ गया, 11 को 3 से गुना किया 33 आ गया, 12 को 2 से भाग किया तो यहाँ आ गया हमारे पास 6। जब हम 33 के अंदर 6 को जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा। 39 की गुना जब हम 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 234। तो इस तरह से स्कूल के अंदर टोटल 234 पेड़ लगाए गए। 18वां प्रश्न है, केंद्र ए से प्रारंभ होते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने एक सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। यहाँ हमारे पास एक इस तरह की आकृति बनी हुई है कि हर बार वृत्त बढ़ रहा है। पहले हमारे पास ये वृत्त था, फिर ये वृत्त बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया। अब ये हमारे पास अर्धवृत्त है। अगर ये पूरा होता तो इस तरह से पूरा हो जाता, फिर ये पूरा होता तो ऐसे पूरा हो जाता, फिर अगले को पूरा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमारे पास अर्धवृत्त है, यानी हमें सारा जो भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो अर्धवृत्त का लगाना पड़ेगा। अर्धवृत्त है, उसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ा दूसरे नंबर वाला जो है उसकी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, फिर तीसरे नंबर पे जो है उसकी 1.5 हो गई, फिर चौथे नंबर पे जो है उसकी 2 सेंटीमीटर हो गई। ऐसे ही हर बार बढ़ रही है।
अब हो जाएगी 2.5, फिर हो जाएगी 3, फिर 3.5, ऐसे ये बढ़ता हुआ जाएगा। और ऐसे ऐसे हमारे पास 13 क्रमागत सर्पिल बने हुए हैं, यानी n का मान हमारे पास 13 हो जाएगा। इसने क्या रखा है कि इन सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है, तो लंबाई ये जो इतना हिस्सा है ना, ये हमें निकालना पड़ेगा लंबाई के लिए। तो हम पहले का निकाल लेंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, उन सबको आपस में जोड़ देंगे। अब हम पहले की जब लंबाई निकालेंगे तो ये हमारे पास परिधि है, ये एक वृत्त है, उस वृत्त के बीच में केंद्र होता है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो बाहर वाली बाउंड्री है ना, ये हमारे पास परिधि होती है। अब इसमें इस परिधि के बारे में ही बात हो रही है। जो अंदर का हिस्सा है वो तो इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, हमें वो नहीं लगाना, हमें परिधि का फॉर्मूला यानी 2 पाई आर लगाना है। और परिधि भी पूरी नहीं लेनी, परिधि भी यहाँ देखो आधी ही है, वृत्त पूरा नहीं हुआ है तो हम पूरी परिधि का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम आधी का ही लगाएंगे। पूरी परिधि के लिए सूत्र होता है 2 पाई आर, हम इसको 2 से भाग दे देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा पाई आर। यानी हमें सूत्र लगाना है पाई आर, क्योंकि हमारा अर्धवृत्त है तो परिधि भी आधी ही हो जाएगी। किसी को आधा करने के लिए हम उसे 2 से भाग देते हैं। तो इस तरह से यहाँ हमने सूत्र निकाल लिया पाई आर। अब हम इसके अंदर आर की जगह पे पहले तो 0.5 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 1.5, ऐसे ही रखते जाएंगे। हम सबसे पहले पाई आर के फॉर्मूले के अंदर 0.5 रखेंगे आर की जगह। पाई हमारा 22/7 हो जाएगा, आर हमारी 0.5 हो जाएगी। जब आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, 5 को 10 से भाग दोगे 2 आ जाएगा, 2 22 से कट जाएगा 11। तो सबसे पहले हमारे पास 11/7 आ गया। 11/7 हमारे पास पहले अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L1। फिर उसके बाद हम 1 सेंटीमीटर रखेंगे तो 22/7 पाई हो जाएगा। आर की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 से किसी की गुना होती है, वो बिल्कुल वैसे का वैसा रह जाता है। यहाँ हमारे पास 22/7 ही आ जाएगा। फिर अगले में हमें 1.5 लेना है पाई आर, यानी 22/7 गुना आर की जगह पे हम 1.5 रख देंगे। नीचे पॉइंट हटकर हमारे पास आ जाएगा 10 है। जब हम इसको भाग देंगे 5 से तो 5 3 15 और 5 दूने 10 है। 2 को हम 22 से भाग देंगे 11 आ जाएगा, 11 3 33/7। इस तरह से हमारे पास तीसरा जो पद होगा वो 33/7 आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक एपी बन गई, क्योंकि जब आप 22/7 में से 11/7 को घटाओगे तो 11/7 आ जाएगा। जब आप 33/7 में से 22/7 को घटाओगे तो भी 11/7 आएगा। तो इसने केपी का रूप ले लिया है। यानी पहली जो हमारी ये अर्धवृत्त था ये 11/7 है इसकी लंबाई, फिर 22/7, फिर 33/7, फिर 44/7, फिर 55/7, ऐसे ही आता हुआ जाएगा। अगर हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे तो सभी का जोड़ आ जाएगा N/2, यानी टोटल कितने हैं ये 13, तो 13/2 हो जाएगा। 2a यानी 2 गुना ए का मान हमारे पास है 11/7 जमा N घटा 1, 13 में से आप 1 को घटाओगे तो 12 आ जाएगा। डी का मान हमारे पास 11/7 ही है। अब 13/2 बिल्कुल ऐसे का ऐसा बाहर आ जाएगा। 2 की गुना जब आप 11/7 से करोगे तो ये 22/7 हो जाएगा, जमा 12 की गुना आप 11 से करोगे तो 132/7 आ जाएगा। जब आप लघुत्तम लेकर इसको जोड़ोगे तो नीचे 7 लघुत्तम आ जाएगा, 22 जमा 132। जब आप 22 में 132 को जोड़ोगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा 154। नीचे हमारे पास 7 ऐसे का ऐसा है। अब हम 7 को 154 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 22। 2 को 22 से काट देंगे 11 हो जाएगा। 13 की गुना जब हम 11 से करेंगे तो 143 आ जाएगा। यानी सभी जितने भी हमारे पास सर्पिल आकार आकृति बनी हुई है, अर्धवृत्त बने हुए, उन सबका जोड़ 143 होगा। 19वां प्रश्न है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे ऐसे रखे जाएंगे। ये टोटल 200 लट्ठे हमारे पास हैं, तो इनको हम किस तरह से रखें और सबसे ऊपरी पंक्ति में हमारे पास कितने लट्ठे होंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास 20 हैं, फिर उसके बाद 19 हैं, फिर उसके बाद 18 हैं, फिर 17 हैं। तो ये एक एपी बन रही है। पहला पद हमारे पास 20 हो जाएगा, 19 में से हम 20 को घटाएंगे तो 1 आ रहा है, लेकिन घटा का 1 है। अब इससे भी हमें पता चल रहा है, देखिए नीचे वाली जो पंक्ति है ना उसमें ज़्यादा है, फिर उसके बाद कम है, फिर उसके बाद कम है, फिर उसके बाद और कम होते जाएंगे। तो इस तरह का आकार हमारे पास आ जाएगा, यानी कम हो रही है ना, तो डी का मान -1 आ गया। हम लिख सकते हैं SN बराबर 200। जब इसको खोलेंगे तो N/2, N हमें नहीं पता कितनी पंक्तियां हैं, N की जगह ऐसे का ऐसा रह जाएगा। 2a, a यानी पहली पंक्ति, तो सबसे पहली पंक्ति में हमारे पास 20 लट्ठे हैं, 20 आ जाएगा एक की जगह पे। N घटा 1, D हमारे पास आ जाएगा घटा का 1, क्योंकि हर बार 1 कम हो रहा है, बराबर में आ जाएगा 200। अब ये 2 नीचे भाग में है, दूसरी तरफ जाकर गुना में हो जाएगा।
इस तरफ बचेगा n, 20 की गुना 2 से करेंगे 40 आ जाएगा, जमा 1 की गुना n से करेंगे तो ये आ जाएगा घटा का n, 1 की गुना 1 से करेंगे तो घटा घटा जमा का 1 आ जाएगा, बराबर में आ गया 400। 40 में जब हम 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 41। अब इस n की गुना हम 41 से करेंगे, ये आ जाएगा 41n, n की गुना n से करेंगे तो माइनस का n स्क्वायर और बराबर में है 400। अब ये घटा का n स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाकर जमा का हो जाएगा, जमा का 41n है, दूसरी तरफ जाकर घटा का हो जाएगा। इस तरह से हमारी समीकरण बन जाएगी n स्क्वायर घटा 41n जमा का 400 बराबर में 0, क्योंकि ये तो इस तरफ जमा का है ही। तो हम इस द्विघात समीकरण को हल करके n का मान भी निकाल लेंगे। हम 400 के ऐसे टुकड़े कर देंगे जिनका जोड़ या घटा 41 के बराबर आ जाए। तो हम इससे देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 25 है। 25 में जब आप 16 को जोड़ोगे 41 आ जाएगा और 25 की गुना जब आप 16 से करोगे तो 400 आ जाएगा। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन से टुकड़े लेने हैं। जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको पता ना चले कि हम कौन से टुकड़े लें, कौन सा ऐसा जोड़ डालें, तो उसके लिए आप पहले इसको इस तरह से छोटे छोटे भाग में बांट लीजिएगा, फिर उन सबके आपस में गुना कर करके देख लीजिएगा। हो सकता है शुरुआत में ही ना आए, आप 2 2 3 3 बार उसको बनाकर देख लीजिएगा। अब हम 41 की जगह पे 25 और 16 लिख देंगे। ये हमारे पास n स्क्वायर ऐसे का ऐसा माइनस 25n माइनस 16n जमा का 400 हो जाएगा। n कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास n घटा 25, इसमें से हम 16 को कॉमन ले लेंगे, माइनस का 16 है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा n घटा 25, बिल्कुल सेम टू सेम n घटा 25 इसमें भी है, n घटा 25 इसमें भी है, हम बाहर n घटा 25 को ही कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा n घटा 16 है। अब हम दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे ये 25 दूसरी तरफ जाकर जमा का हो जाएगा तो n बराबर 25 आ गया। यहाँ हम 0 के बराबर रखेंगे, ये 16 दूसरी तरफ चला जाएगा तो n का मान हमारे पास 16 आ गया। पता कैसे चलेगा कि हमारा आंसर कौन सा है, 25 है या 16 है? तो आप n की जगह पे 25 रख के an का मान निकालिए और ऐसे ही n की जगह 16 रख के an का मान निकालिए। जब आप n की जगह 25 रख के 25वां पद निकालोगे तो ये घटा का 4 हो जाएगा। जब आप n की जगह 16 रखोगे तो आपके पास 5 आएगा जमा का। अब घटा का 4 तो संभव है नहीं भाई, हमारे पास लट्ठे इस तरह से रखी हुई हैं तो उसमें घटा 4 कैसे हो सकता है? हमारे पास कोई ऐसी भौतिक चीज है जिसका अस्तित्व है तो वो माइनस में तो हो ही नहीं सकती, तो ये स्थिति संभव नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर बच जाएगा 16। 20वां प्रश्न है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। उसके बाद कह रखा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ आखिर क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। यहाँ हमारे पास कोई बाल्टी रखी है, यहाँ आलू रखे हुए हैं इस तरह से अलग अलग दूरी पर। तो जो सबसे पहला आलू है ना वो 5 मीटर की दूरी पर है, फिर उसके बाद दूसरा आलू 3-3 मीटर की दूरी पर है। अब वो सबसे पहले यहाँ बाल्टी के पास से दौड़ना शुरू करती है, 5 मीटर आती है, यहाँ से आलू उठाकर वापस बाल्टी तक जाती है, बाल्टी में आलू डालकर फिर दोबारा से वो यहाँ आएगी, 3 से फिर आलू उठाकर वो वापस बाल्टी में डालेगी, फिर वो यहाँ आगे आएगी तो वहां से फिर दोबारा आलू डालकर वापस उसको आना है। इस तरह से आप एक बात समझिए, यहाँ से अगर उसने चलना शुरू किया तो उसने 5 मीटर आने के लिए तय किया और 5 मीटर जाने के लिए, तो टोटल कितनी दूरी हो गई 10 है। फिर वो जब दोबारा से आई तो 5 और 3 8 मीटर उसने आने के लिए किया और 8 ही मीटर उसने वापस जाने के लिए किया, तो ये हो गई 16। फिर उसने 5 और 3 8, 8 और 3 11 यानी 11 आने के लिए किया और 11 जाने के लिए, यानी अब की बार उसने 22 मीटर की दूरी तय की। बस ये एक एपी का रूप ले रही है, ए का मान 10 हो जाएगा। उसने टोटल 10 मीटर दूरी तय की है पहले आलू को उठाने के लिए। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि 5 लिखा हुआ है तो हमारे पास पहला पद 5 हो जाएगा। 5 नहीं होगा क्योंकि 5 तो सिर्फ एक तरफ का है, वो आएगी और वापस से बाल्टी के अंदर आलू डाल के फिर दोबारा उसको जाना है, तो ये 5 और 5 10 हो जाएगा। तो हमारी एपी 5 8 11 ये नहीं होगी, हमारी एपी 10 16 22 ये आएगी। अभी उसने ये पूछ लिया कि वो टोटल कितनी दूरी तय करेगी, तो हम यहाँ SN का फॉर्मूला लगा देंगे। अब SN का फॉर्मूला होता है n/2। n टोटल कितने आलू रखे हुए हैं 10, तो 10/2 फिर 2a यानी पहला पद 5 नहीं है, ध्यान रखना है हमें 10 है, जमा n घटा 1, 10 में से 1 घटाया 9 आ
गया। डी का मान कितना है, सबसे पहले उसने 10 दूरी तय की थी, फिर उसने 16 दूरी तय की थी, फिर उसने 22 दूरी तय की थी, तो 16 में से 10 को घटाया 6 आ गया, यानी डी का मान हमारे पास 6 आ जाएगा। हम डी की जगह पे 6 रख देंगे। 2 10 से भाग हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 की गुना 10 से करेंगे, ये आ जाएगा 20। 9 की गुना 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 54। 20 में जब आप 54 को जोड़ोगे तो ये 74 हो जाएगा। गुना में 5 है, 74 की गुना 5 से की तो ये आ गया आपके पास 370। यानी उस प्रतियोगी को 10 के 10 आलू लेकर आने के लिए 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।